नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आरती इंडस्ट्री में 11% और टाटा एलेक्सी में 15% का लॉस हो रहा है। एक को बेचकर पैसा दूसरे में डालना चाहता हूं, कौन सा बेचूं या फिर दोनों रखना चाहिए। सबसे पहले आरती इंडस्ट्री का मंथली चार्ट हम देख लेते हैं। आप देख पाएंगे किस हिसाब से स्टॉक में ये क्रैश हुआ। कोविड क्रैश था, रिकवरी हुई, स्टॉक ने यहाँ पर थोड़ा कॉन्सोलिडेट किया, फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और इसका मोमेंटम भी अच्छा था और फिर यहां पर एक बेस बनाकर स्टॉक नीचे आया। यहां पर सेम लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसके नीचे स्टॉक आ चुका है। मंथली चार्ट पे ये स्टॉक काफी ज्यादा वीक हो चुका है। स्टॉक यहां पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आ रहा है। यहां पर तो अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती, यहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। चार्ट से हमें क्लियरली वही पता चलता है। टाटा एलेक्सी के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट आपके सामने। टाटा एलेक्सी में यहां पर एक ब्रेक डाउन देखने को मिला। इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जो थे उसको भी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं किया है। यहां पर भी थोड़ा बहुत इसने होल्ड किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। यहां पर 6000 के करीब एक अच्छा लेवल है। ये एक अच्छा लेवल है जहां से हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड यहां पर हम प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसा संकेत नजर नहीं आता है, कोई ऐसी बुलिश कैंडल देखने को नहीं मिल रही है कि यहां पर हम स्टॉप लॉस लगाकर काम करेंगे। हाई के ऊपर खरीदारी, स्टॉप लॉस नीचे रख देंगे, लो के नीचे। ऐसी सिचुएशन अभी तक टाटा एलेक्सी में देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी के लिए तो दोनों ही स्टॉक में खरीदारी की कोई अपॉर्चुनिटी टेक्निकली नजर नहीं आती है। लेकिन यहां पर टाटा एलेक्सी का मंथली चार्ट इतना ज्यादा वीक नहीं है जितना आरती इंडस्ट्री का वीक है। टाटा एलेक्सी में अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, अच्छी तेजी आई, फिर एक शार्प गिरावट आई, लेकिन अभी तक वहां पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना है जैसा आरती इंडस्ट्री में बन चुका है। तो चाहे तो टाटा एलेक्सी में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्मेशन का वेट करने का प्रेफर करूंगा, उसके बाद आपको खरीदारी करनी चाहिए। सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल पुट ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में क्या रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए? देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में जब आप काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो या फिर ऑप्शन सेलिंग हो, तो वहां पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू स्टॉक ऑप्शन। तो स्टॉक ऑप्शन में काम करते हुए आपको रिस्क मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि वहां पर मैनिपुलेशन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैनिपुलेशन हर लेवल पे होता है, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में ज्यादा हो सकता है क्योंकि लिक्विडिटी कम रहती है। तो मान लेते हैं कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 100 लॉट में भी ट्रेड करते हैं, तो भी आपको स्टॉक ऑप्शन में 2 4 5 लॉट में ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। उल्टा वहां पर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक आध ये स्टॉक लिया, एक आध वो स्टॉक लिया, ऐसे 10 स्टॉक, अलग अलग स्टॉक में काम करना प्रेफर करना चाहिए। इस हिसाब से आप स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो रूल्स रहते हैं वो तो सेम रहते हैं। आपकी कोई स्ट्रैटेजी रहेगी, आप वो फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब तो अक्रॉस द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अक्रॉस द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, चाहे आप इंडेक्स ऑप्शन में कर रहे हैं या फिर स्टॉक ऑप्शन में। तो अब यहाँ पर एफआईआई ने 309 करोड़ का सेल किया है, डीआईए ने 3390 करोड़ का बाय किया, 98 करोड़ का बाय किया है। यहाँ पर बाइंग सेलिंग में इतना गैप है, फिर भी मार्केट आपको नीचे जाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर जो ये नंबर्स आपको नजर आते हैं, एफआईएस की सेलिंग कम हुई और डीआईएस की बहुत ज़्यादा बाइंग होती हुई नजर आती है, ये कैश मार्केट का है, जबकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। दूसरी बात ये है कि जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है वहां पर सेलिंग हो सकती है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में बाइंग होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि ये कैसे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मेजोरिटी जो बाइंग होती है वो बड़े स्टॉक्स में होती है। बड़े स्टॉक्स मतलब निफ्टी 50 में, लार्ज कैप में ज़्यादातर बाइंग होती है और वही वो बाइंग एब्जॉर्ब भी कर पाते हैं क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है। तो मेन तो यहाँ पर जो रीज़न नजर आता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको ज्यादातर काम होता हुआ नजर आया। कैश मार्केट में इतनी सेलिंग नहीं हुई है जिससे आपको ये प्रेशर बनता हुआ नजर आया। डेरिवेटिव मार्केट में आपको यहां पर प्रेशर देखने को मिल जाता है। अडानी पावर लिया था 340 पर, अब कितना गिर सकता है? तो 340 पर आपने लिया था, स्टॉक अभी नीचे आ रहा है। 240 का एक सपोर्ट नजर आता है, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, यहां से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो जिस हिसाब से स्टॉक में ये तेजी आई थी और जिस हिसाब से यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की बजाय सपोर्ट तोड़ दिया और स्टॉक जिस हिसाब से प्रेशर के साथ नीचे आ रहा है, अगर ये ऊपर जाता भी है तो भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हम सबको पता है अडानी के स्टॉक्स में ग्रेविटी ज़्यादा काम नहीं करती है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर स्टॉक वापस ऊपर भी जा सकता है। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो हमें 240 250 का जोन ही नजर आता है। यहाँ तक स्टॉक गिर सकता है, सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर और भी ज़्यादा ये नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है अगर ये कॉन्सोलिडेट करके लेवल तोड़ देता है।
सर आपको क्या लगता है कोविड का मार्केट पर कितना इफेक्ट होगा, कितना तक आ सकता है निफ्टी 50 और यहाँ पर सडन करेक्शन जो मार्केट में देखने को मिला है, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग है कोरोना वायरस की वजह से या फिर यूएसए यूरोप का रिसेशन है? क्या मार्केट क्रैश होगा? अगर क्रैश होगा तो कहाँ तक क्रैश हो सकता है? और क्या करंट मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर और भी ज़्यादा गिर सकता है? तो बेसिकली ये सारे सवाल ये है कि भाई मार्केट में जो गिरावट हो रही है क्या ये गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसका रीज़न क्या है और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है गिरावट तो देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 19,000 तक हम पहुंच चुके थे, एग्जैक्ट नहीं ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे और वहां से आपको एक शार्प गिरावट देखने को मिली। 18,000 के लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था, वो ब्रेकआउट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए लेकिन नहीं किया, अभी उसके नीचे जा रहा है। रीजन क्या है? तो रीजन हम सभी को पता है, एक तो कोविड का चल रहा है, बाकी यहाँ पर यूएसए यूरोप में जो रिसेशन चल रहा है उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब ग्लोबल इक्विटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रीज़न है। और बाकी कोरोना वायरस वो एक ट्रिगर की तरह यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। बाकी ये जो ग्लोबल इक्विटी का सपोर्ट नहीं है वो तो पहले भी नहीं था, फिर भी हम यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं और मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो चुका था, उसको कुछ रीज़न चाहिए था, तो ये कोरोना वायरस एक रीज़न की तरह दिखाई पड़ता है और स्टॉक मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला है। लेकिन ये फियर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिगर हो चुका है और सेल ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ नजर आता है। 18,000 का लेवल तोड़ दिया है और सेल ऑफ की एक कैंडल भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा वीक देखने को मिली है, तो नीचे जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिकवरी आनी है, तुरंत अगर आ जाता है रिकवरी तो यहां से ही आपको ये रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है। अभी भी थोड़े से चांसेस हैं, कम चांसेस हैं लेकिन चांसेस हैं। लेकिन अगर ये और भी ज्यादा कंटिन्यू करता है, ये लो तोड़ देता है तो ये आपको 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर यहां पर 17,000 से 17,400 के आसपास सपोर्ट ले लेता है ये जोन के आसपास, तो अच्छी बात है, यहां से रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा गिरावट अभी के लिए हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या 15,000 वापस आएगा? अभी बताना मुश्किल है। अभी के लिए हमें इतना नजर आता है कि भाई अभी 18,000 का लेवल टूट गया, यहाँ पर अगर ये कंटिन्यूएशन में थोड़ा और नीचे आ जाता है तो 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर इस रेंज में आपको ट्रेडिंग और वॉलेटिलिटी होती हुई नजर आएगी। अभी के लिए उतना ध्यान में रखना है और निवेश आप कर सकते हैं। अभी स्टॉक स्पेसिफिक आपको इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं जो कि काफी नीचे के लेवल पे हैं। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी आपको फिर भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, 19,000 से मात्र 17,800 आया है, 1,200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पोर्टफोलियो आप देखिए, कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जब 15,000 पे यहाँ पर निफ्टी चल रहा था और अभी ऑलमोस्ट 19,000 पे या 18,000 पे, तो यहाँ पर जो मार्केट ने रिकवर किया, फुल रिकवरी हमारे पोर्टफोलियो में तब भी नहीं हुई थी जब यहाँ पर ये चल रहा था। यहाँ पर रिकवरी हुई 10-12% की, गिरावट हो गई, सारे के सारे गेंस चले गए। अभी पूछ रहे हैं कि मान लीजिए मार्केट वापस इधर आ गया 15,000 पे, तो हमारा पोर्टफोलियो कहाँ चला जाएगा? तो इसीलिए पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, अच्छे खासे पिटे हुए लेवल्स पे ब्लू चिप स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर एसआईपी वे में थोड़ा थोड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। इस क्रैश में कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कहां पर तेजी आएगी? देखिए कौन से स्टॉक लेने चाहिए तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ब्लू चिप शेयर्स का टाइटल है उस वीडियो का। उस वीडियो में हमने कुछ शेयर्स डिस्कस किए हैं जो एक अच्छे क्वालिटी के शेयर्स हैं, जहां पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। और कहां पर तेजी आएगी ये बताना अभी मुश्किल है, अभी यहां पर वेट करना चाहिए। जब भी मार्केट थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, मार्केट एक बार स्टेबल हो जाएगा तभी हमें मालूम पड़ेगा कि निफ्टी जब गिरावट बंद हो चुकी है और ऐसा कुछ कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ये समय में कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सा सेक्टर है जो कि मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर तेजी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ईटीएफ लेने पर डिविडेंड नहीं मिलता और कंपनी कुछ सर्विस चार्ज भी काट लेती है, तो इन्वेस्टर्स के साथ ये गलत है ना? तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो चार्जेस काटते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस वो काटते हैं। और बाकी यहाँ पर बात हो गई गलत है नहीं है, तो अगर आप इंडिविजुअली खरीदने जाएंगे, सेम वेटेज आप वहाँ पर रखने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मतलब जितने भी 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, या फिर कोई भी आप इंडेक्स फंड का ईटीएफ लेते हैं या कोई भी इंडेक्स का ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप खुद इंडिविजुअली वो सारे स्टॉक्स में वेटेज बैलेंस करने जाएंगे, एक तो आपको टाइम देना पड़ेगा और आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि एक कोई स्टॉक होगा जो कि 20,000 का होगा, उसका वेटेज मुश्किल से 1% का होगा, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो सेम वेटेज के हिसाब से बनाने में आपको 1-8 करोड़ लग जाएंगे, जितने पैसे हमारे पास है नहीं। तो इस हिसाब से अगर आपको 100 रुपए में 200 रुपए में एक ईटीएफ मिल जाता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका कोई मिनिमम चार्ज लेता है, तो ये कोई गलत बात तो मेरे हिसाब से नहीं है। 17,500 का पुट बेचा है जनवरी मंथली एक्सपायरी का, क्या ये सेफ है
और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का रूल क्या होना चाहिए ऑप्शन राइटिंग में 20% या कोई ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज होता है। ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज तो नहीं होता है, 20% तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही कम कह रहे हैं। इंट्राडे में करते हैं 20% तो ठीक है, लेकिन पोजिशनल रख रहे हैं तो आपका रिस्क भी रहता है, ओवरनाइट रिस्क आपका रहता है, तो 20% तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एटलीस्ट आपका 50% तो होना चाहिए। बाकी प्राइस एक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट क्या कह रहा है उस हिसाब से आपको टाइमली निकालना भी पड़ता है। कभी 20% क्या -20% में निकालना पड़ता है, कभी 70% पे निकालना पड़ता है, ये डिपेंड करता है चार्ट क्या कह रहा है। और यहाँ पर आपने रिस्क लिया है 18,000 का पुट बेचा है December 23 ईयरली एक्सपायरी का, तो क्या ये सही डिसीजन है? अभी के लिए तो ओवरऑल कोई इतना ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं हुआ है कि बेचना ही नहीं चाहिए। अभी एक्चुअली सिर्फ 18,000 का पुट बेचने की जगह पर 18,000 का अगर आपने स्ट्रैडल बेचा रहेगा तो वो थोड़ा सिचुएशन ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, क्योंकि अभी 18,000 का लेवल जिस हिसाब से तोड़ा है 19,000 जल्दी क्रॉस करेगा, इसकी चांसेस थोड़े से कम हो चुके हैं। और अगर मान लेते हैं निफ्टी 17,500 आ गया तो आप मान लीजिए कि आपको 3-4 महीने का तो कंसोलिडेशन मिल सकता है, उसके बाद निफ्टी में कोई बड़ी रैली मिल सकती है। तो 18,000 का स्ट्रैडल मेरे हिसाब से बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इज इट टाइम फॉर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग? तो यहाँ पर देखिए मार्केट को देखते हुए या तो हम पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं या फिर एक ईयरली बेसिस पे कभी भी पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं, जो कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट कर लिया, हर साल यहाँ पर रीबैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मार्केट के हिसाब से करते हैं तो इस हिसाब से होता है कि देखिए मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये, आपने 70 रुपये इक्विटी में डाला, 30 रुपये आपने डेट में डाला है। हम गोल्ड को, रियल एस्टेट को अभी के लिए अवॉइड कर देते हैं फॉर सिंपल कैलकुलेशन। तो मान लेते हैं कि आपने 70-30 का रेशियो डिसाइड किया, मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, आपका वो 70 का 80 हो गया है और वो डेट का 20 हो गया है, तो वो 10 निकाल के इसमें डाल देना है। या फिर मार्केट ने बहुत ख़राब परफॉर्म किया है, वो 70 का 60 या 55 हो गया है, तो डेट में से पैसे निकाल के आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। इस हिसाब से हो सकता है। अगर कोई बड़ा सा स्ट्रेच देखने को मिलता है इस हिसाब से, या फिर ईयरली बेसिस पे आप किसी भी एक टाइम पे फिक्स करके कर सकते हैं। कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए? मेन तो यही एलोकेशन आपने जो डिसाइड किया होता है वो ही आपको कंसीडर करना होता है। अगर आप स्टॉक लेवल पे बात कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एलोकेशन आपने जो डिसाइड किया, मान लेते हैं मैंने एक स्टॉक में डिसाइड किया कि भाई मुझे 5% का एलोकेशन रखना है और वो स्टॉक में मेरा 5% का एलोकेशन हो गया है, तो और ज़्यादा नहीं खरीदना चाहिए। अगर वो स्टॉक बहुत ही बढ़ गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। एमटार क्या अच्छा शेयर है करंट मार्केट प्राइस पे, और हैप्पीएस्ट माइंड आपने खरीदा है, 3 से 5 साल का व्यू क्या रहेगा? तो एमटार में आप देख सकते हैं 1750 का लेवल अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट की कंडीशन बन रही थी, लेकिन स्टॉक वापस नीचे आ गया है। जब तक 1750 के ऊपर नहीं जाता है हमें यहाँ पर एंटर नहीं करना है। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में बात करें, स्टॉक अभी यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नजर आया था, अच्छी सिचुएशन बन रही थी, लेकिन स्टॉक यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था ये ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन स्टॉक ने प्रॉपर ब्रेकडाउन कर दिया है। 800 का एक लेवल सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है, लेकिन अभी ये स्टॉक आपको साइडवेज होता हुआ नजर आएगा। जब तक ये जोन के ऊपर नहीं जाता है हम इस प्रकार का कुछ भी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग और एसआई क्लास में क्या करना चाहिए? तो एलिकॉन में आप देख सकते हैं 400 का आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेकआउट अभी फेल होता हुआ नजर आता है। अभी के लिए 300 से 320 का सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो पहला तो हमें 400 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। 400 का रेजिस्टेंस पार हो जाता है तो स्टॉक आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एसआई इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई नजर आती है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से करंट मार्केट प्राइस के आसपास सपोर्ट है और यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ था, तो ये एक अच्छा लेवल है सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो 400 का एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे जाता है तो क्लियरली स्टॉक में यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। टाटा एलेक्सी का नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा? करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही सपोर्ट है, हमने चार्ट ऑलरेडी देख लिया है। बोरोसिल के बारे में अगर हम बात करें तो बोरोसिल का 500 का बहुत अच्छा लेवल था, ट्रेंड लाइन भी काफ़ी अच्छी थी, ब्रेकआउट कर देता तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता, लेकिन स्टॉक अभी नीचे आ गया है। 350 के आसपास का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एफले, डिक्सन और पिडीलाइट में क्या करना चाहिए? क्या ये स्टॉक 900, 3300 और 2000 के लेवल तक आ सकते हैं? एफले में भी आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आता है। मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पर स्लो होता हुआ नजर आया। ये जोन आप देख सकते हैं, मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है, ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है। यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक नीचे आ गया। यहाँ पर भी सिचुएशन अच्छी बन रही थी, फिर से स्टॉक नीचे आ गया। तो अभी हम स्टॉक में 900 क्या इनफैक्ट 750 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करिए, 3300 कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी स्टॉक आ गया था, स्टॉक ने ये लेवल तोड़ दिया है। अब ये स्टॉक आपको ये जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो ये लेवल अचीव हो सकते हैं।
पीडीलाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपने जो लेवल बताया वो अचीव होना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि उसके पहले एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, स्टॉक तो नीचे गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर 2250 से 2300 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था, तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर अगर ऊपर चला जाता है तो 2000 के लिए आप वेट करते रह जाएंगे। तो ये एक लेवल है जिस पर आप ध्यान रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इज इट सेल ऑन राइज फ्रॉम हियर इन योर व्यू? तो अगर आप मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट के बारे में, थोड़ा सा सेल ऑन राइज शॉर्ट टर्म में हो चुका है। मिड टर्म में वीकली चार्ट के हिसाब से अभी तक इतना ज़्यादा खराब हालत नहीं है, इतना सेल ऑन राइज हम बोल दे इतनी सिचुएशन खराब अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट वीक पे थोड़ा डिपेंड करता है। एफले के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हैप्पीएस्ट माइंड डिस्कस कर लिया है। रूट और सोना कॉम्स के बारे में बात करें तो रूट में आप देख पाएंगे अभी 1500 का लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है, बेस बनाकर स्टॉक नहीं है, नीचे गिरावट दिखाई थी, तो अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है हम खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। यहाँ पर ये सारे सपोर्ट लेवल्स तो हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम खरीदारी करते भी हैं तो बहुत बड़ा प्लान नहीं कर सकते हैं कि भाई यहाँ से स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर प्लान करते भी हैं तो मिनिमम 20-25% की क्वांटिटी के साथ ही प्लान कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए ज़्यादा कैपिटल नीचे के लेवल्स पे ये सारे सपोर्ट्स पे हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर जाता है, कंफर्मेशन मिलता है, इसके ऊपर ही बड़ी क्वांटिटी हम प्लान कर सकते हैं। सोना कॉम्स के बारे में बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं लेवल्स बाय लेवल आपको ये रेंज तोड़ता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट तो एक्चुअली 300 के आसपास ही है, ये सारे जोन्स तो कोई खास सपोर्ट की तरह नज़र नहीं आते हैं। 300 का एक लेवल है जो कि हमारा स्टार्टिंग लेवल है जहाँ से स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो ये एक लेवल है, लेकिन 300 से 800 वापस 300, तो मतलब स्टॉक काफ़ी वीक हो गया है। स्टॉक में अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हैं तो मल्टीपल रेजिस्टेंस इसको हिट करना पड़ेगा। ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जहां पर टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई होती है, स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई से 70-80% नीचे आ चुके होते हैं, वहां पर अटेम्प्ट आपको तो ही करना चाहिए अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पे अटूट विश्वास है, और वहां पर भी स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। मान लेते हैं कि स्टॉक में आपको बहुत ही विश्वास है, कंपनी बहुत अच्छी है, ये अच्छा करेगी ही करेगी, और स्टॉक भले ही इतना गिर गया लेकिन स्टॉक में रिकवरी आएगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये मान लेते हैं सपोर्ट पे मिला तो सपोर्ट पे ट्राई कीजिए 20-25%, फिर फॉलो अप मिलता जाता है, उस हिसाब से क्वांटिटी आपको ऐड करती जानी चाहिए, इस हिसाब से आपका प्लान होना चाहिए, एक साथ पूरी क्वांटिटी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। टाटा मोटर्स में क्या करें तो टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल टूट चुका है जो कि है 390 के आसपास का लेवल। वीकली क्लोज कभी भी इस लेवल के नीचे नहीं हुआ था, अभी हो चुका है, तो स्टॉक में एटलीस्ट 300 रुपये का लेवल तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। यहीं से आपको ये तेज़ी की शुरुआत होती हुई नजर आई थी, तो 300 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर फिलहाल तो ये सेल ऑन राइज है। बर्जर पेंट, जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में बात करें तो बर्जर पेंट में यहाँ पर खरीदारी बनेगी हमारी 630-650 के ऊपर ही हम खरीदारी करना प्लान करेंगे। जुबिलेंट फूड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 550 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो ही हमें प्लान करना चाहिए, वो भी धीरे धीरे क्वांटिटी में, जैसे फॉलोअप मिलता है तभी क्वांटिटी हमें बढ़ानी चाहिए। कोविड के फोर्थ वेव में हमारे मेडिकल स्टॉक जैसे कि डीवीएस, डॉक्टर लाल बहादुर, अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर क्या करना चाहिए, एंट्री और एग्जिट क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर काम करना ही करना है तो अपोलो हॉस्पिटल में ही काम करना चाहिए, वहीं पर आपको टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 5000 का लेवल, तो अगर ये 5000 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और टेक्निकली आपने जो 3 नाम लिए उसमें से यही सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो यहीं पर आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। एसबीआई को आप होल्ड कर रहे हैं 360 के लेवल से, क्या यहाँ पर और ऐड करना चाहिए? ये आपका सिर्फ 1% का पोर्टफोलियो, कितना एलोकेशन देख सकते हैं? तो यहाँ पर एलोकेशन 4-5% का देख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना प्रेफर नहीं करूँगा। अभी अच्छा हो गया, एनपीएस कम हो चुका है, पहले जैसी हालत थी उतनी ख़राब हालत नहीं है, सिचुएशन बेटर हो रही है, लेकिन फिर भी पीएसयू है तो मैं यहाँ पर उतना एक स्पेस रखना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ पर होल्ड एंड होल्ड वो वाली स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई नहीं करनी चाहिए। प्रिंस पाइप में आपका क्या ओपिनियन है और कोचिन शिपयार्ड में क्या है? तो यहाँ पर एसबीआई पे चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये 600 का लेवल टूटता हुआ नजर आया, रेंज ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो 550 का लेवल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इनफैक्ट ये जो लेवल्स हैं 525 के आसपास का लेवल, ये लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मान लेते हैं स्टॉक 550 के लेवल से रिवर्स नहीं होता है, स्टॉक थोड़ा और नीचे आता है, ये टेक्निकली थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर ये स्टॉक मान लेते हैं इस प्रकार से नीचे आया, रिकवरी देखने को मिले, तो यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। ऐड करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी में ऐड नहीं करना चाहिए।
प्रिंस पाइप के बारे में बात करें, 500 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आया था, लेकिन फिलहाल स्टॉक वापस नीचे आ रहा है। तो अभी के लिए जब तक ये सेलिंग एरिया के ऊपर नहीं जाता है, फ्रेश एंट्री हमें नहीं करनी चाहिए। कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करें, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ब्रेकआउट नीचे के लेवल से हुआ था, फिर यहाँ पर थोड़ा ट्रेड करने के बाद रेंज ब्रेकडाउन हो गया, स्टॉक वापस नीचे आ गया है। तो यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट लेवल 400 के आसपास ही नजर आता है, यहाँ पर स्टॉक आता है, थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं, बाकी इतने सेल ऑफ के बाद बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।